नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के बारे में। लेकिन दोस्तों, इसका प्रैक्टिस सेट 3 से 4 दिन बाद से स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, मेरा एक छोटा कोशिश है कि आप जब प्रैक्टिस सेट शुरू करें उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर यूपी पीसीएस में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2023 यूपी पीसीएस के पेपर के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल आता है, कितना सवाल हिस्ट्री से आता है, कितना सवाल करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी से कितने कितने सवाल आते हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और सवाल किस टाइप का आता है। तो पहले हम 2023 का पेपर बढ़िया से सॉल्व करेंगे, फिर 2022, 21 और 20, और अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं 6-7 साल और पीछे का भी सॉल्व करा दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और 3 से 4 दिन बाद आपका यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर बढ़िया से आना स्टार्ट हो जाएगा और 10 दिन के अंदर सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा कि आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये 2023 का पेपर है और आपको इससे मालूम होगा कि आखिर सवाल कैसे पूछा जाता है और कौन कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है। पहला सवाल दोस्तों यहाँ पूछा गया, केंद्रीय बजट 2023 और 24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिंस हैरी। ठीक है। तो आपको दोस्तों ये मालूम होना चाहिए कि प्रिंस हैरी जो कि ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य हैं, और इस पुस्तक का दोस्तों प्रकाशन जो था वो पेंगुइन रेमंड हाउस ने किया था और इसका 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतत विकास। जो पॉइंट नंबर डी है, डी में क्या लिखा हुआ है, सतत विकास। अब आइए जानते हैं कि आखिर दोस्तों ये सतत विकास होता क्या है। थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, सतत विकास का अर्थ है ऐसे विकास की प्रक्रिया जो मानवता के भविष्य को सुनिश्चित करे और साथ ही पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को भी संरक्षित रखे। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक समृद्धि के साथ वृद्धि करते हुए वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना और आने वाली पीढ़ियों को इसी तरीके से सेवा करने की क्षमता प्रदान करना। ठीक है। और सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास और समृद्धि को प्राप्त करना, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी समृद्धि और स्वास्थ्य भविष्य मिल सके। ठीक है। अब आपने इस 3 सवाल में एक सवाल को ऐसा देखा जो करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। इसी तरह अब आइए आगे बात करते हैं। मैं आपको लास्ट में सब ये बताऊंगा कि कितना सवाल ज्योग्राफी संबंधित है, कितना हिस्ट्री से, कितना करंट अफेयर, कितना यूपी स्पेशल, कितना इकोनॉमिक्स, सभी विस्तार से बात करेंगे, इसलिए आपको ये वीडियो देखना है। सवाल नंबर 4 में नीचे 2 कथन है जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब ए में है दोस्तों, यानी अभिकथन में ए में है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, और आर में दिया गया है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अब हम बात करेंगे, ध्यान सुनना। दोस्तों, राष्ट्रपति संसद का भाग है, यह बात जो है अनुच्छेद नंबर 79 में है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। अगला सवाल 5 में है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, वह भिक्षु थे, उस भिक्षु का नाम बताइए। इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागसेन। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महासागरीय लौड़ता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं हम लोग। महासागरीय लौड़ता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। इसके कारण सक्रिय वाष्पीकरण, साफ आसमान, उच्च तापमान और व्यापारिक पौने, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके कारण होती हैं। ठीक है। अब इन 3 सवाल में दोस्तों एक सवाल आ गया आपका पॉलिटी, यानी कि राज्य व्यवस्था संबंधित। ध्यान देना, अभी मैं विस्तार से लास्ट में सब बताऊंगा। ये हो गया हिस्ट्री, लेकिन कौन सा हिस्ट्री? एंशियंट। कौन सा हिस्ट्री है? एंशियंट हिस्ट्री है।
ठीक, यानी कि प्राचीनतम इतिहास। और ये हो गया आपका ज्योग्राफी का सवाल। ऐसे में लास्ट में सब बताऊंगा कितना कितना सवाल पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल पॉइंट नंबर 1 ही सही है। यानी कि क्या है दोस्तों पॉइंट नंबर 1 में? पॉइंट नंबर 1 में दोस्तों अल नीनो ने पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग बात करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिस सेट को बढ़िया से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ये पूछा गया है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शांति घोष। ठीक है, तो दोस्तों शांति घोष जो हैं वो स्वतंत्र सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। इसका मतलब आपने क्या समझा बेटा? जब ये शामिल नहीं है तो इसका मतलब आपने ये समझा कि कहीं ना कहीं ए, सी और बी जो नाम दिया गया, जैसे कि ए में है मानतिगनी हाजरा और कनकलता बरुआ, और सी वाला जो नाम है दोस्तों कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित होंगे। जब ये तीन संबंधित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा। तो आपको सवाल को ऐसे भी देखना है, अगर ये स्वतंत्रता सेनानी संबंधित नहीं है तो आपको इन तीनों नाम को मालूम होना चाहिए कि कभी भी पूछ ले कि कौन स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं, तो ये तीन नाम आपको मालूम भी होना चाहिए। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर शांति घोष कहाँ से संबंधित है। तो बेटा ध्यान सुनना कि शांति घोष जो है इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं है, बल्कि इनका संबंध दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों से है। ठीक है, उन्होंने सुनीत चौधरी के साथ मिलकर वर्ष 1931 में कोमिला के जिलाधिकारी चार्ल्स स्टीवंस की हत्या कर दी थी। इसी के कारण उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये बात किसके बारे में हो रहा है? तो शांति घोष के बारे में। ठीक है, अब ये सवाल जो है मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित है, ये जियोग्राफी संबंधित है। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे मैं चीज़ें आपको बताऊंगा लास्ट में वीडियो के कितना कितना सवाल पूछा गया है। 9 सवाल है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी लौह अयस्क। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर माउंट न्यूमैन कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल में दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में कि 25 दिसंबर सन 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्म हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सेना सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताइवान। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पर तो मैं बोल दे रहा हूँ, सही उत्तर हो जाएगा डी, ताइवान। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो है डी, यानी कि 1 और 2 ये दोनों पॉइंट्स सही होगा। ठीक है, अब आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फिर से पढ़ते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो 2 कथन में हमने उत्तर क्या जाना कि दोनों पॉइंट सही है। अब पहला पॉइंट वो पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। पहले पॉइंट में दोस्तों उच्चतम न्यायालय को यह सख्त प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। 2 में संसद को अधिकार है कि कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, अब हमने ये चीज़ जाना। ठीक है, अब ये किस अनुच्छेद में है? तो ये सब चीज़ हम लोग विस्तार से बात करेंगे जब हम लोग बढ़िया से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 में। इसमें कहा जा रहा है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो दोस्तों क्या पूछा गया? बरेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि खान बहादुर खान। ठीक है, तो बरेली का संबंध हो जाएगा खान बहादुर खां। तो अच्छा दोस्तों कभी इनके बारे में पूछा जा सकता है, डी यानी कुंवर सिंह जी के बारे में तो मालूम होना चाहिए कि इनका संबंध हो जाएगा बिहार से। कहाँ से हो जाएगा? बिहार से। मैं लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान देना। अगर कभी नाना साहब का पूछ ले दोस्तों तो इनका संबंध हो जाएगा कानपुर से, और हजरत महल का हो जाएगा लखनऊ से। कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब प्रश्न नंबर दोस्तों इसमें पूछा गया 13। इसमें है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 1 है, 2 है, और क्या पूछा गया प्रश्न? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और 2 दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, ए में क्या है? राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, ये बात सही है। और 2 में है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, ये भी बात जो है दोस्तों सत्य है। ठीक, अगले सवाल बात करते हैं। इसमें दोस्तों पॉप, एक मिनट, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों 14 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों पॉइंट सही है। इसका मतलब क्या हुआ? वह जर्मनी के मूल निवासी थे
और वह 600 वर्षों में त्यागपत्र देने वाले पहले पॉप थे। अब थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। पॉप बेनेडिक्ट 16वें जर्मनी के मूल निवासी थे और वह 600 वर्षों में त्यागपत्र देने वाले पहले पोप थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 15 है प्रश्न नंबर दोस्तों 15 है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी यानी नवीकरणीय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं, जैसे कि क्या क्या? जैसे कि दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, टाइडल ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें है जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ये यति एयरलाइन। क्या हो जाएगा? यति एयरलाइन। ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें कहा गया है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद शाह। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है 18 दिसंबर सन 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि राजस्थान। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ अनुच्छेद हैं और दूसरी सूची में बताना कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो दोस्तों दिखना, पहला अनुच्छेद क्या है? 324। ये दोस्तों संबंधित हो जाएगा निर्वाचन आयोग से। ये चीज़ ध्यान देना, कभी पूछा जाए तो ये मालूम होना चाहिए कि 324 अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। बी है 315, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? ये पॉइंट नंबर 3। अनुच्छेद 280 है दोस्तों वित्त आयोग, पॉइंट नंबर 2 से। और अनुच्छेद 338 है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। इसमें ये पूछा गया है, एक मिनट ये प्रश्न नंबर 20 में है भारत के महान्यवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 20 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी यानी केवल एक यानी क्या है? ये वाला पॉइंट, यानी कि इसमें क्या है? महान्यवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से बात कर लेते हैं। थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, कभी भी पूछ ले तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 76 के अंतर्गत। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह पद धारण करता है, यानी कि उनकी ही कह सकते हो कि मंजूरी होती है। और मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी महान्यवादी को उसके पद से हटा सकता है। ठीक, प्रश्न नंबर 21 में क्या है दोस्तों? 21 में नीचे दो कथन हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब ए में आइए देखते हैं क्या है, आर में देखते हैं क्या है। ए में दोस्तों देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है और आर में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों 21 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी क्या है दोस्तों? डी में लिखा है ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ए सही है, यानी देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ये तो भाई बात सही है, ये तो आसानी से आपको लग रहा होगा सही। लेकिन आर में क्या है? जनसंख्या की माफ़ करिए, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ये बात तो कहीं ना कहीं गलत लग ही रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ वीडियो को इतना ही लंबा किया जाए, क्योंकि अगर मैं और पढ़ाऊंगा तो लगभग 40-45 मिनट का वीडियो हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं लेंथ ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे पूरा नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि बाद में देख लूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर वीडियो में आपको ये बता दूँ कि कितना सब्जेक्ट का कौन कौन सवाल पूछा गया है, जिससे आपको जानकारी रहे। अब यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय बजट, इसमें ये दोस्तों ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर। ठीक, यानी कि करंट अफेयर का एक मिनट रुक जाइए, मैं भी नोट करता चलूँ। मैंने भी नोट नहीं किया, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। करंट का एक सवाल आ गया, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं नोट करता चलूँ साथ में साथ। और निम्नलिखित में से स्पेयर पुस्तक किसने लिखी? तो ये तो हो गया एज अ स्टैटिक पोर्शन है, इसको भी आप एज अ करंट में ही देख लीजिए। ठीक है, चलो करंट का 2 आ गया। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? ये दोस्तों इन्वायरमेंट का सवाल है और इसको आप ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा टच कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लेंगे सिर्फ इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का एक सवाल आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें है नीचे दिए गए कथन को अभिकथन, ये है पॉलिटी का एक आ गया। और प्रश्न नंबर 5 में क्या है? बौद्ध भिक्षु, ये हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री, इसका भी एक सवाल आ गया। और महासागरीय, ये हो गया दोस्तों ज्योग्राफी, इसका एक सवाल आ गया। आगे बढ़ते हैं। 7 ये भी दोस्तों ज्योग्राफी है। 8 में क्या है? महिला स्वतंत्रता सेनानी, ये हो जाएगा दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, एक सवाल। 9 है माउंट, ये हो जाएगा दोस्तों ज्योग्राफी का, एक सवाल और आ गया। 10 में क्या है? देश में हाँ ये हो जाएगा दोस्तों करंट,
एक सवाल और आ गया। नीचे उच्चतम मौलिक अधिकार ये हो जाएगा दोस्तों, पॉलिटी का एक सवाल और आ गया। और बरेली ये हो जाएगा दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का एक सवाल और आ गया। 13 में क्या है, राज्य भौगोलिक क्षेत्र ये हो जाएगा दोस्तों, यूपी स्पेशल। इसको भी आप करंट और यूपी स्पेशल, मैं दोस्तों करंट और यूपी स्पेशल को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगला क्या है, 14 में पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल में धन्यवाद, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा करंट हो जाएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इसको आप इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में मान सकते हैं, लेकिन हम इसको इन्वायरमेंट में ही ले रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, जनवरी 2023 की एयरलाइन, ये दोस्तों हो जाएगा आपका करंट। 17 में क्या है दोस्तों, 17 में है संगीत की टप्पा शैली, ये मुगल सम्राट, इसको ले सकते हैं आप मिडाइवल हिस्ट्री में भी, और इसको आप एज उसमें मिले आर्ट एंड कल्चर में भी, लेकिन ये मुगल सम्राट संबंधित, तो इसको आप मिडाइवल हिस्ट्री से ले लीजिए। दिसंबर 2022 के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा करंट अफेयर। और 19 वाला हो जाएगा दोस्तों पॉलिटी, ठीक। अभी हम लोगों ने कहाँ तक बात किया है, सिर्फ 21 तक बात किया आई थी ना। और 20 में क्या है, महान्यवादी ऐसे व्यक्ति नियुक्ति होगी, ये दोस्तों हो जाएगा आपका पॉलिटी। और पर्यावरण जनसंख्या, ये भी दोस्तों ज्योग्राफी से संबंधित है ये सवाल। अब हाँ, ये हो गया, 21 सवाल तक ही है। अभी हम लोगों ने दोस्तों 21 सवाल सिर्फ सॉल्व किया। 21 में से दोस्तों करंट अफेयर और इस पर यूपी जीको को देख लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 सवाल आते हैं सिर्फ आपके, एक मिनट जाइए, 7 सवाल आते हैं आपके करंट, और उसमें आप यूपी जीके के बारे में थोड़ा जान लीजिए, तो 7 सवाल आते हैं इसके। और इन्वायरमेंट के दोस्तों आते हैं 2 सवाल, और पॉलिटी के आते हैं 4 सवाल, और क्या है, ज्योग्राफी के आते हैं 4 सवाल, मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं 2 सवाल, और मिडाइवल से आते हैं 1 सवाल, ठीक है। और 1 सवाल किसी और सब्जेक्ट से, आई थिंक वो, चलिए कोई बात नहीं। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ज्योग्राफी और करंट अफेयर का बोलबाला अभी तक रहा है। अब इसके बाद में अभी हम लोग एक पेपर में 150 सवाल आते हैं, अभी हम लोगों ने 21 सवाल के बारे में बात किया है। अगले वीडियो में लगभग 30-40 सवाल बात करेंगे, 5 से 6 वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा पेपर आपका। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो, और 3 से 4 दिन में आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। और मेरा जहाँ तक कोशिश रहेगा कि 12 से 15 फरवरी तक सारा टेस्ट सीरीज का आपका कंप्लीट करा दिया जाए, और आप लोग उसको दोबारा भी देख सकते हो एज अ प्रैक्टिस के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।